Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. In this video lecture 2 of fluid dynamics. In the previous lecture we did streamline and a few examples. इस lecture में हम path line करेंगे और path of a particle. तो जैसे कि हम कुछ fluid लें और इस fluid में एक पार्टिकल लें और इसका मूवमेंट देखें, इसका कि कुछ समय बाद ये यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया. मान लीजिए ये थोड़ा कर्व हो रहा है फ्लूइड, सो उसके बाद यहाँ पर आ गया. तो इसकी ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं हम, इसका मूवमेंट देख रहे हैं. तो जो ये ट्रेजेक्ट्री बनी ये पाथ लाइन कहलाएगी. एक पार्टिकल का हम देख रहे हैं. टाइम वेरी कर रहा है, इसमें टाइम वेरिएबल है, टाइम फिक्स नहीं है. लेकिन जब हम स्ट्रीम लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रीम लाइन हमने इसमें एक कर्व ले लिया फ्लूइड में, और ये फ्लूइड है और इसमें हर पार्टिकल हर पॉइंट पर, ये कर्व के हर पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की. तो जो ये टेंजेंट हैं ये क्या दिखाएंगी? डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाएंगे, फ्लूइड मोशन या फ्लूइड वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाएंगे. सो वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट हेयर ऑल्सो. अगर ये इस तरह से जा रहा है सो दिस विल बी द टेंजेंट. सो हर पार्टिकल पर, हर पॉइंट पर इस कर्व के हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो फ्लूइड मोशन की डायरेक्शन शो करेगा. और पाथ लाइन में हमने एक पार्टिकल लिया, उसकी ट्रेजेक्ट्री ली और वो ट्रेजेक्ट्री पाथ लाइन करेगी. तो इसमें जो हमने जब कर्व ड्रॉ किया तो टाइम फिक्स था, जिसे हम t इज इक्वल टू t0 कह सकते हैं. सो ये फिक्स्ड है, यहाँ वेरिएबल है. सो पाथ लाइन है, पाथ लाइन is the curve or trajectory along which a particle travels during its motion. सो ये डेफिनेशन हो गई. अब अगर हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है तो हमें पता है वेलोसिटी हम q से दिखाते हैं, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, एंड r जो है पोजीशन वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. तो ये पॉइंट हम ले रहे हैं पाथ लाइन के लिए. एक पॉइंट लिया, इसे हमने p से डिनोट किया. इसका ये पोजीशन वेक्टर है r और ये इसकी वेलोसिटी है. सो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू, जिसे हम लिख सकते हैं अगर ब्रेकअप करें. सो दिस विल बी डी एक्स अपॉन, क्योंकि आर जो है एक्स वाई जेड है, सो डी टी इज इक्वल टू यू एंड डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी, डी जेड अपॉन डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू. सो ये हमारी इक्वेशन है. अगर इनिशियल कंडीशन है और पार्टिकल x0 y0 z0 पॉइंट पर है, पोजीशन ये है एट t0, तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू t0. सो हम dx अपॉन dt इज इक्वल टू u, u किसका फंक्शन होगा? x y z एंड t का. मीन्स t वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ये फंक्शन है उसका. dy अपॉन dt इज v x y z t, dz अपॉन dt w x y z t. और यहाँ पर हम लिख सकते हैं x एट t0, मतलब जो इनिशियल कंडीशन जो ये लिखी गई है इसे हम लिख सकते हैं कि x एट t0 इज इक्वल टू x0, y एट t0 इज इक्वल टू y0, ये इनिशियल कंडीशन है, एंड z एट t0 इज इक्वल टू z0. सो ये हमारी इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन हो गई. अब स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन को अगर हम रिलेट करें तो पहला क्वेश्चन आता है क्या ये इक्वल होती हैं? तो ये जनरली इक्वल नहीं होती. कहाँ पर इक्वल होती हैं? जबकि स्टेडी स्टेट हो. स्टेडी स्टेट का मतलब है कि टाइम तो वेरी कर रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है वेरी नहीं हो रही है.
मतलब कि यू वी डब्ल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कंपोनेंट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम इंक्रीज कर रहा है। उस सिचुएशन को हम स्टेडी स्टेट कहते हैं कि टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है वेलोसिटी पर, फ्लूइड मोशन पर। उस केस में पाथ लाइन बराबर स्ट्रीम लाइन है। और अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है और चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो हम उसे अनस्टेडी स्टेट कहते हैं। उस केस में पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन डिफरेंट होंगे। स्ट्रीम लाइन में हम क्या चेक करते हैं या ये क्या शो करती है कि एट ए गिवन, कोई हमें गिवन समय है क्योंकि कांस्टेंट है, एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिसे हम t0 कहते हैं, t इज इक्वल टू t0, हम ईच पार्टिकल को देखते हैं, ईच पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, मूवमेंट चेक करते हैं, हाउ इट इज मूविंग। सो ये शो करता है t कांस्टेंट हो गया, इंस्टेंट है तो t कांस्टेंट हो गया। और पाथ लाइन में हम करते हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स एट ईच इंस्टेंट, यहाँ हम हर समय पर, मीन्स t वेरिएबल है, हर समय पर पार्टिकल की मूवमेंट देख रहे हैं। सो ये डिफरेंस है दोनों में, इसीलिए जनरली कोइंसाइड नहीं करती हैं अगर अनस्टेडी स्टेट है। स्टेडी स्टेट होने पर वो इक्वल हो जाती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं स्ट्रीक लाइंस। सो स्ट्रीक लाइंस को हम एक एग्जांपल से देखते हैं पहले, फिर उसकी डेफिनेशन देखेंगे। कि मान लीजिए एक फ्लूइड मोशन में है और उस फ्लूइड में हमने एक डाई को इंजेक्ट कर दिया, डाई जो कि कलर है, कोई रंग को हमने इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दिया, फ्लूइड जो है मोशन में है, तो ये जो डाई है मूव कर जाएगी और एक लाइन को शो करेगी। तो वो जो लाइन है वो हमारी स्ट्रीक लाइन कहलाएगी, जो डाई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमने डाई डाली तो स्ट्रीक लाइन वो लाइन कहलाई कि जो पॉइंट हम, जिस पॉइंट पर हमने इंजेक्ट किया है डाई को, हर पॉइंट उससे गुजर के गया है। इंजेक्टेड पॉइंट जिस पर हमने इंजेक्ट किया है, तो वो लाइन जो है उस पॉइंट से गुजरी है। मान लीजिए ये फ्लूइड है, यहाँ पे हमने इंजेक्ट किया, तो हर पार्टिकल यहाँ से पास हुआ है और उसके बाद कोई स्ट्रीक लाइन बन गई। तो हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो स्ट्रीक लाइन इज ए लाइन ऑन विच all those fluid particles that at some earlier instant passed through a certain point of space. सो ये स्पेस में, जैसे हमने दिखाया, ये वाला पॉइंट स्पेस में था, और हर स्ट्रीक लाइन इज ए लाइन ऑन विच ऑल दोज फ्लूइड पार्टिकल्स, तो सारे फ्लूइड पार्टिकल अब यहाँ पर आ गए हैं, स्ट्रीक लाइन बन गई है, लेकिन कुछ समय पहले वो सब यहाँ से पास हुए थे। तो यही जो है स्ट्रीक लाइन की डेफिनेशन होती है, कुछ समय पहले वो इसी गिवन पॉइंट से पास हुए थे। अब दो तरीके होते हैं, अगर हम फ्लूइड फ्लो को अगर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो दो मेथड होते हैं। एक कहलाता है लैग्रेंजियन मेथड, और एक कहलाता है आइलेरियन मेथड। तो अभी हम स्ट्रीक लाइन की डेफिनेशन तो पढ़ लिए, लेकिन इक्वेशन अभी हमें करनी है। सो वो ये दो मेथड की जस्ट डेफिनेशन पढ़ने के बाद करेंगे कि क्या मीनिंग है, देन वी विल कम बैक टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन। तो लैग्रेंजियन मेथड या लैग्रेंजियन स्पेसिफिकेशन क्या ऑफ फ्लूइड फ्लो क्या होता है कि मान लीजिए कोई फ्लो फील्ड है, कहीं
जैसे कि रिवर बह रही है तो वो फ्लो फील्ड हो गया, फ्लो फील्ड है। अगर हम इसमें इस तरह से ऑब्जर्वेशन करें कि जो फ्लूइड मोशन है और वो ये हमारा रिवर है, इसमें एक हमने पार्सल ले लिया और ये पार्सल का मूवमेंट हम देख रहे हैं। सो कुछ समय बाद ये यहाँ पर होगा, कुछ समय बाद यहाँ पर होगा। सो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये कहलाती है लैग्रेंजियन मेथड। और स्पेसिफिकेशन मीन्स वी आर taking a flow field and looking at in a way where the observer follows individual fluid parcel as it moves through space and time। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल होगा कि बोट है, ये बोट में कोई पर्सन बैठा है। सो अब ये जो है मूवमेंट बोट का हो रहा है और ये पार्सल को हम चेक कर रहे हैं और ये बोट जो है डाउनवर्ड ड्रिफ्ट कर रही है। सो इट इज ड्रिफ्टिंग डाउन ए रिवर। ये जो एग्जांपल है ये हमारा लैग्रेंजियन मेथड का कहलाएगा। अब आइलेरियन स्पेसिफिकेशन ऑफ द फ्लो फील्ड क्या होगा? आइलेरियन स्पेसिफिकेशन ऑफ द फ्लो फील्ड। फ्लो फील्ड तो हमारा रिवर ही है, हम वही ले रहे हैं। तो हम कैसे देखेंगे? ऑफ लुकिंग एट फ्लूइड मोशन दैट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक लोकेशंस इन द स्पेस थ्रू विच द फ्लूइड फ्लोज एज टाइम पासेस। तो इसको अगर हम एग्जांपल से समझें कि यहाँ बैंक पर ये जो किनारा है, बैंक है, किनारे हैं दोनों तरफ, यहाँ कोई सिटिंग वन पर्सन इज सिटिंग मीन्स कोई यहाँ पर बैठकर इस लोकेशन पर, जो कि ये लोकेशन है, यहाँ से बोट पास हो रही है उसे देख, यहाँ से जो भी फ्लूइड पास हो रहा है इस लोकेशन पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो पर्सन इज सिटिंग ऑन द बैंक एंड ऑब्जर्विंग दिस लोकेशन फ्रॉम विच फ्लूइड इज पासिंग। ये एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर एंड वॉचिंग द वाटर पास द फिक्स्ड लोकेशन। ये हमने लोकेशन फिक्स्ड कर ली, पहले यहाँ बोट थी वो अब पास हो गई। सो इस लोकेशन से जो भी पास हो रहा है उस चीज को ऑब्जर्व करने को हम आइलेरियन स्पेसिफिकेशन या आइलेरियन मेथड कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्ट्रीक लाइन पर। सो अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है स्ट्रीक लाइन की। एक स्ट्रीक लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हम मानते हैं कि पार्टिकल है x0 y0 z0 और ये पास करता है, दिस इज पार्टिकल passes through a, एक फिक्स्ड पॉइंट से ये पास करता है और फिक्स्ड पॉइंट को हमने डिनोट किया x1 y1 z1 से, क्योंकि दोनों ये स्पेस हैं। पार्टिकल भी हम स्पेस से डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल है तो उसे भी हम x0 y0 z0 से करेंगे। और ये पास हो रहा है किसी, ये पार्टिकल जो है पास हो रहा है यहाँ कोई x1 y1 z1 पॉइंट से पास हो गया। सो इन किसी कोई टाइम हमने लिया, कोई टाइम t में पास हो गया तो यहाँ पर t0 था टाइम और यहाँ पर t हो गया। सो ये t0 प्लस डेल्टा t ये बराबर t के हो गया। सो ये डेल्टा t है जो ये ड्यूरेशन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा। सो दिस इज t नाउ। तो ये यहाँ तक पहुँच गया, ये ड्यूरेशन किसी कोर्स ऑफ टाइम में x1 y1 z1 पर पहुँच गया। तो जो लैग्रेंजियन मेथड है या डिस्क्रिप्शन है हम उसे यूज़ करके लिख सकते हैं f1 x0 y0 z0 t इज इक्वल टू x1। ये जो पोजीशन थी ये टाइम t पर x1 पर आ गई। f2 x0 y0 z0 t y1 and
x3 x0 y0 z0 and t is z1। सो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ये तीन इक्वेशन हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व किसके लिए करेंगे हम? सॉल्विंग फॉर x0 y0 z0, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। और मान लीजिए हमें एक जनरल फॉर्म में लिखना है तो हम उसे लिख सकते हैं वी हैव x0 की वैल्यू, y0 की वैल्यू एंड z0 की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हम इसके लिए सॉल्व करें। इसे लिख दिया g1। और ये अब क्या है, क्योंकि नए पॉइंट पर पहुंच गई है x1 y1 z1 पर, तो ये हम लिख सकते हैं x1 y1 z1 t। मतलब कि यहाँ हमने x1 को x0 y0 z0 के टर्म में लिखा था, यहाँ हम x0 y0 z0 को x1 y1 z1 के टर्म में लिख रहे हैं। g2 x1 y1 z1 t and z0 is g3 x1 y1 z1 t। So now a streak line is the locus of the positions x y z of the particles which have passed through the fixed point x1 y1 z1, and hence the equation of the streak line at time t is given by x is equal to locus है x y z, so x will be, now we take another one, h1 x0 y0 z0 t and y is equal to h2 x0 y0 z0 t and z is equal to h3 x0 y0 z0 t. This is equation 3. Now we substitute the values of x0 y0 z0 in 3. हम ये values जो कि हमने यहाँ पर 2 इक्वेशन में निकाली थी वो 3 में रख देते हैं, तो हमें desired equation of streak line मिल जाएंगी। So this will be the desired equation of streak lines। हमें कैसे मिली? By putting values of x0 y0 z0 from equation 2, putting values of x0 y0 z0 from equation 2 in equation 3। so ये आ जाएगा x is equal to h1, ये है g1 g2 g3 t, क्योंकि हमारी वैल्यू x0 की g1 है एंड y0 की g2 z0 की g3 एंड y is equal to h2 g1 g2 g3 t and z is equal to h3 g1 g2 g3 t। ठीक है, सो ये स्ट्रीक लाइन की इक्वेशन हो गई। नाउ हम स्ट्रीम ट्यूब की बात करें। स्ट्रीम ट्यूब या ट्यूब ऑफ फ्लो एंड स्ट्रीम फिलामेंट, इसका सिर्फ एक हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि ये क्या है।
अगर हम कुछ स्ट्रीम लाइन्स ड्रॉ करें, कोई फ्लूइड है, फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ ए क्लोज्ड कर्व इन द फ्लूइड, तो हमें एक ये ट्यूब जैसी मिल जाएगी। हमने ये स्ट्रीम लाइन ड्रॉ की और स्ट्रीम लाइन्स ड्रॉ की, सो ये जो है एक फॉर्म बन गई ट्यूब की फॉर्म। सो हम लिख सकते हैं ए stream tube is what if we draw the streamlines, ये हमें ये हटा दें, streamlines, stream tube, if we draw the streamlines from each point of a closed curve in the fluid, we obtain a tube called the stream tube. So ये बन गई stream tube। हमने क्या करा, stream lines ड्रॉ करी from each point of closed curve, तो इसमें हमें सब पॉइंट्स को कवर किया, तो ये हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन्स होंगी और ये ट्यूब ऑब्टेन हो गई। एंड ए स्ट्रीम ट्यूब ऑफ इनफाइनाइटिसिमल क्रॉस सेक्शन is known as stream filament। stream filament। सो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया, एक यहाँ पे लिया, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया s1 है, इसका s2 है, तो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं v1 s1 इज इक्वल टू v2 s2। बिकॉज ये किस लॉ से आया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, total quantity of liquid, total quantity of liquid or fluid flowing across each section of the filament must be the same। तो अगर छोटा एरिया है तो वहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी और टोटल अमाउंट विल सेम। सो इसे एक थ्योरम के फॉर्म में भी हम मेंशन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ थ्योरम, the product of the speed and cross sectional area is constant along a stream filament of a liquid in steady motion। ठीक हो गया, तभी हम लिख सकते हैं v1 s1 इज इक्वल टू v2 s2। सो अब हम एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले वो एग्जाम्पल जो लास्ट टाइम हमने किए थे, लेकिन उसमें हमने पाथ लाइन नहीं निकाली थी। ये एग्जाम्पल 1994 का था,
लास्ट टाइम हमने किया था, इसमें हमने फाइंड द स्ट्रीमलाइंस एंड paths of the particles when u is equal to x upon 1 plus t, v is equal to y upon 1 plus t, z is equal to w is equal to z upon 1 plus t. So ये दिया गया था एंड इसमें हमने स्ट्रीम लाइंस निकाली थी. अब हम पाथ लाइन निकालते हैं. सो पाथ लाइंस हम निकाल सकते हैं. द पाथ्स ऑफ the particles are given by, अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू u, dy अपॉन dt इज इक्वल टू v. ये अभी हमने आर्टिकल में पढ़ा था. dz अपॉन dt इज इक्वल टू w. So dx upon dt is according to question x upon 1 plus t, dy upon dt is y upon 1 plus t, dz upon dt is z upon 1 plus t. अब हम इसे सेपरेट कर लेते हैं एंड वेरिएबल और सेपरेबल मेथड से इसे सॉल्व कर लेंगे. डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी. सो dx upon dt is equal dx अपॉन x. इसे अब हम सेपरेट कर लेते हैं एंड जो वेरिएबल सेपरेबल का मेथड होता है वो यूज करेंगे. सो dx अपॉन dx मीन्स x वेरिएबल इस तरफ हो गया, dt अपॉन 1 प्लस t, और इससे आया dy अपॉन y इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस t. t और y को सेपरेट कर लिया, dz अपॉन z इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1 प्लस टी. अब ये हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा टू गेट द आंसर. सो इंटीग्रेटिंग लॉग से हम कर लेंगे. लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस टी प्लस लॉग c1 एंड इससे आ जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस टी प्लस लॉग c2. सो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू c1 1 प्लस टी, ये हो गया y इज इक्वल टू c2 1 प्लस टी, और सिमिलरली हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू c3 1 प्लस टी. ये इक्वेशंस हो गई. अब ये जो हैं इक्वेशंस ऑफ पाथ लाइंस हैं, और हम कह सकते हैं पाथ्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, जहाँ की c1 c2 c3 क्या हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं. ठीक है, ये आंसर हो गया. एक क्वेश्चन और करते हैं. एग्जाम्पल, द वेलोसिटी फील्ड एट ए पॉइंट इन फ्लूइड इज गिवन बाय q. दिस इज गिवन बाय और गिवन एज q इज इक्वल टू x अपॉन t y0. ऑब्टेन पाथ लाइंस एंड स्ट्रीक लाइंस. सो इसमें दोनों हमारे कवर हो जाएंगे. सो q हमें दिया गया है जो कि UVW हम लिख सकते हैं, और ये बराबर x अपॉन टी. सो u इज x अपॉन टी, v y एंड w 0. सो पाथ लाइंस अभी हमने जैसे किया, dx अपॉन dt इज इक्वल टू x अपॉन टी, dy अपॉन dt इज इक्वल टू y एंड dz अपॉन dt इज इक्वल टू 0. इंटीग्रेट कर लेंगे इसे. पहले सेपरेट कर लेते हैं, dx अपॉन x then dy upon y is equal to dt, dz is equal to 0. So this comes log x is equal to log t plus log c1. Log y is equal to t, and then we have z is equal to, यहाँ c2 लिख लेते हैं और ये c3. सो फर्स्ट यहाँ से हम ऑब्टेन करेंगे x इज इक्वल टू c1 t. लेकिन ये वाली जो कंडीशन हमने लिखी है, इससे अगर हम ऐसे लिखते हैं तो दिस वोंट बी अप्रोप्रिएट, बिकॉज हम लॉग इस साइड ले रहे हैं, तो हमें कांस्टेंट भी इस साइड हम जनरली लिखेंगे. तो ये होगा लॉग y माइनस log c2 is equal to t. So that will give more appropriate. So this becomes y is equal to
c2 e to the power t, and though we will get later on that same thing, but we will write on this side, and then z is equal to c3. Now we got these three values x, y, z. So अगर हम अब मानते हैं कि x0, y0, z0 ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं आर द कोऑर्डिनेट्स, ये एक टाइम t इज इक्वल टू t0 पर है, ये फ्लूइड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट t इज इक्वल टू t0 है। तो अभी हमने जो पीछे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू x0, y इज इक्वल टू y0, t इज इक्वल टू t0 पर। तो हमारे पास वैल्यू है, अभी हमने पीछे निकाल दी थी, x इज इक्वल टू c1t इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, अब यहाँ से हम c1, c2, c3 की वैल्यू निकाल लें। ये वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, c1, c2, c3 की इस इक्वेशन में। तो ये वैल्यू एक्स वाई जेड की आ गई। ये पाथ लाइंस हैं, अब हमें स्ट्रीक लाइंस निकालनी है। सो फ्लूइड पार्टिकल जो है x0, y0, z0, ये फ्लूइड पार्टिकल पास होता है फिक्स्ड पॉइंट x1, y1, z1 से एट t इज इक्वल टू s पर। अब ये जो s है ये लाई करेगा t0 और t के बीच में, सो दिस विल बी, सो अब हम ये t की वैल्यू s सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में, पाथ लाइंस में। s जो है पैरामीटर है, अब हम t इज इक्वल टू s सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा x1 इज इक्वल टू x0 अपॉन t0s, y1 इज इक्वल टू y0 e टू द पावर s माइनस z इज इक्वल टू दिस मच। और हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइंस चाहिए जो कि पासिंग थ्रू x1, y1, z1 है एट टाइम t। सो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू x1, because this x0 upon t0 is this much, x1 upon s into t, and y is, we are using path lines and we taking values of y0, so this will be y is equal to y1 e to the power t minus s।
So these are the streak lines XYZ. And as I already told that when we have steady flow, when time is increasing but there is no effect on fluid flow, streak lines are identical to path lines. And when steady flow is there, means time increasing and there is no effect on fluid flow, streak lines are identical to path lines, and hence they coincide with stream lines. So I think ये clear हो गया, समझ आ गया होगा. Thank you.